नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास। आज की कक्षा का प्रारंभ हम रीतिकाल से करेंगे। पूर्व की कक्षाओं में हमने आदिकाल और भक्तिकाल की संपूर्ण प्रवृत्तियों, प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं और उनसे पूछे जाने वाले प्रमुख पंक्तियों, पदों, दोहा और कथनों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार हैं, तो पूर्व की कक्षाओं के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक करिए। क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। वर्तमान में आपके समक्ष नेट परीक्षा है, कॉलेज लेक्चरर भर्ती जिसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कहते हैं, वह भी आई हुई है बहुत से राज्यों में। इसके अलावा आरपीएससी की सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, उन सभी के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। रीतिकाल की पूर्व पीठिका के रूप में लिखते हुए सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी कहते हैं कि रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। यहां से आपका एक प्रश्न पूछा ही जाता है। रीतिकाल को रीति काव्य की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। यहां से एक प्रश्न और बनता है। ऑप्शन में 4 दे दिए जाते हैं, श्याम, सुख, गणेश और कृष्णदेव बिहारी। कंफ्यूज हो जाते हैं, याद होने पर भी कृष्ण और श्याम एक जैसे दिखने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। कृष्ण बिहारी मिश्र हैं तो मिश्र ही, लेकिन वो मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं किए जाते। मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। और मिश्र बंधु विनोद इनका ग्रंथ है जिसमें इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल इसे रीतिकाल ही कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल इसे कलाकाल कहते हैं। त्रिलोचन जी इसे अंधकार काल भी कहते हैं। यहां से एक प्रश्न पूछे जाने की आपकी पूरी संभावना बनती है। अब रीतिकाल के प्रवर्तकों के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कैसे? कृपाराम की हिततरंगिणी कल हमने कल की कक्षा में पढ़ा था रीति काव्य के अंतर्गत। इसके पूर्व वाले पेज पर ही है, आपको दिखा दूं, वैसे आपको याद होगा ही। ये देखिए, कृपाराम की हिततरंगिणी, ठीक है। लेकिन अब कृपाराम को भी रीतिकाल का प्रवर्तक मानते क्योंकि इनका रचना काल रहा है 1541। कारण क्या है? काल क्रम की दृष्टि से तो यही प्रथम प्रवर्तक रीति काव्य के माने जाएंगे। केशव दास का जो कालक्रम रहा है वह रहा है 1555 से 1617। डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना है रचनाकार के व्यक्तित्व की दृष्टि से। लेकिन शुक्ल कहते हैं कि चिंतामणि ने अखंड परंपरा चलाई थी रीति काव्य की, तो इसलिए आचार्य शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। 1643 इनका रचना काल है। शुक्ल की पूरी बुक हम चैनल पे पढ़े आए हैं। पूरी की पूरी बुक हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरी बुक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसे जरूर चेक करिएगा। उसमें रीतिकाल के प्रारंभ में ही ये दिया हुआ है कि रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को ही माना जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां थी ना, लक्षण और उदाहरण सहित ग्रंथों को लिखने की, उस अखंड परंपरा को इन्होंने चलाया जिसे बाद के कवियों ने एज इट इज फॉलो किया। बाद के कवियों से मेरा तात्पर्य है रीतिकालीन कवियों से। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। रीतिकाल को सबसे पहले तो इन्होंने श्रृंगार काल कह दिया, फिर कहा रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। अब रीतिबद्ध और रीति मुक्त के साथ साथ शुक्ल ने रीति सिद्ध भी किया है, पर यहाँ इन्होंने नहीं किया। तो रीतिबद्ध धारा में लक्षणबद्ध काव्य और लक्षण मात्र काव्य हैं। रीति मुक्त में रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य को इन्होंने लिया है। तो स्वच्छंद काव्य धारा को श्रृंगार काल के अंतर्गत विश्वनाथ प्रसाद जो मिश्र हैं उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये भी मिश्र जी हैं, लेकिन ये मिश्र बंधुओं में नहीं आते।
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। रीतिबद्ध श्रृंगार काल को कितने भागों में? 3 भागों में। रीतिबद्ध कौन से? रचना, लक्षण और उदाहरणों से युक्त होती है। रीति सिद्ध, रीति की बंधी बांधी पारिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं, जैसे बिहारी की। रीति मुक्त में रीति परंपरा के साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि ही हैं। रीति काल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन से आएंगे? तो जी रीतिबद्ध कवियों में आएंगे आपके केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी और कौन कौन से? पद्माकर। क्यों? क्योंकि इन सभी की जो रचनाएं हैं वो तत्कालीन लक्षणों और उदाहरणों से युक्त है। जो तत्कालीन काव्य की विशेषता थी उससे युक्त है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति सिद्ध कवि किसको माना है? बिहारी लाल को। अब रीति मुक्त में कौन कौन आएंगे? रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। अब बद्ध रीति कवि, अब बच्चन सिंह का देखिए, ये तो विश्वनाथ प्रसाद का आपने देख लिया। अब बच्चन सिंह ने इनको कैसे अभिव्यक्त किया ये देखते हैं। बद्ध रीति कवि और मुक्त रीति कवि। बद्ध रीति कवि में तो रीति चेतस कवि जैसे कि चिंतामणि, जसवंत, भिखारी, प्रताप शाही, ग्वाल। और काव्य चेतस कवि मतीराम, भूषण देव, पद्माकर। ये बच्चन सिंह का वर्गीकरण है। और रीति इतर कवि जो रीति मुक्त कहते हैं अभिव्यात्य वर्ग में कौन से आते हैं? बिहारी। और स्वच्छंद काव्य धारा में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। कुल मिला के जैसा कि मैंने आपको कहा कि चाहे बच्चन सिंह जी हों या बाद के अन्य लेखक हों, जो शुक्ल की बुक है उसी को आधार मानकर कुछ नई प्रवृत्तियां या खंडन मंडन करके नए वाद विवाद चलाकर नए प्रश्न उत्पन्न करके उनका उत्तर देने का कार्य बाद के कवियों ने किया है। ऐसे कोई मौलिक इनकी खोज नहीं है ना। इसीलिए शुक्ल का स्थान जो है उनका इतिहास ग्रंथ मील का पत्थर माना जाता है और हमेशा माना जाता रहेगा, क्योंकि यदि आप उसे पढ़ लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसी से संबंधित अन्य लेखकों ने वाद प्रस्तुत किए हैं, विवाद प्रस्तुत हुए, उत्तर प्रत्युत्तर में काव्य रचनाएं की हैं, पर अपना कोई ऐसा मौलिक खोज नहीं उन्होंने कर दी जिसके आधार पर उन्हें कोई विशेष महत्व दिया जाए। हाँ, अब बच्चन सिंह का आधुनिक इतिहास या दूसरा इतिहास है तो शुक्ल ने जहाँ ख़त्म किया उसके बाद का है तो महत्व बढ़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आइए डॉक्टर नगेंद्र का देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन निम्नांकित है। चिंतामणि 609 से 1609 से 1685, कुलपति मिश्र, कुमारमणि 1665, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद 1743 से 1838, देव 1673 से 1767, अमीरदास 1783, ग्वाल 1791 से 1888 और प्रताप शाही। अब सर्वांग निरूपक कवियों का भी इन्होंने वर्गीकरण किया है नगेंद्र ने। अभी डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण देख रहे हैं। और विशिष्टांग रूपक, सर्वांग रूपक में देखते हैं सर्व रस निरूपक कवि, श्रृंगार रस निरूपक कवि, छंद निरूपक कवि और अलंकार निरूपक कवि। मुझे लगता है कि जो शुक्ल का वर्गीकरण है ना, सीधा सीधा सा रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि, वो सर्वश्रेष्ठ है और सरल भी है। इतने सारे अगर अंग प्रत्यंगों में पढ़ने लगेंगे ना तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और फिर उससे सब लोग भागने लगेंगे। अब सर्वरस निरूपक हैं तो सुखदेव, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खान, बेनी प्रवीण। श्रृंगार रस निरूपक हैं मतीराम, कृष्ण भट्ट, देव। छंद निरूपक हैं भूषण, मतीराम, सुखदेव, माखन, दशरथ, रामसाय। अलंकार निरूपक हैं भूषण, मतीराम, जसवंत, गोप, रसिक, सुमति, रघुनाथ, बंदीजन, दूल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवादास और गिरधर दास। और रीति कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि 3 भागों में इन्होंने बांटा है। खैर विशेषता मुझे तो ये नगेंद्र का वर्गीकरण खैर इतना पसंद नहीं आया, पर किताब में लिखा है तो पढ़ना ज़रूरी है। और रीति कवि, रीति मुक्त में शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। रीति सिद्ध कवि में सेनापति, बिहारी लाल। ये रीति सिद्ध कवि में इतने सारे कवि उन्होंने बढ़ा दिए। सेनापति, बिहारी, रसनिधि, ब्रंद, नृप, शंभु, नेवाज, कृष्ण कवि, हटी जी, विक्रमादित्य, राम साहब, पजनेश, वेनी, वाजपेयी। ठीक है जी, अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हो गया वर्गीकरण।
देखिए, हर विद्वान ने, जैसा कि मैंने कहा, बाद में अपनी अपनी योग्यता के आधार पर विभिन्न मत प्रतिपादित किए, विभिन्न वर्गीकरण करने का प्रयास किया और शुक्ल के इतिहास को और कुछ बढ़ा चढ़ाकर करने का प्रयत्न किया है, लेकिन कर कुछ विशेष नहीं पाए हैं। रीतिबद्ध कवि, तो रीतिबद्ध कवियों के विषय में परिचय प्राप्त करने से पूर्व कहना चाहूँगी कि आप में से जितने भी विद्यार्थी हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ठोस और कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, उसको सब्सक्राइब करें। मैं प्रतिदिन वीडियो में जानकारी देती हूँ, लेकिन आप हिंदी बुकशाला पर पहुंच भी रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी नेटशाला से तो आप तभी तक जुड़े रहेंगे जब तक आपकी परीक्षाएं हैं, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी है। लेकिन आप हिंदी नेटशाला से हिंदी बुकशाला से जीवन भर जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य की जो श्रेष्ठ रचनाएं वह हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस की जो रचनाएं वो पढ़ेंगे, चाहे आपके आरपीएससी के सिलेबस में जो गद्य की रचनाएं लगी हुई हैं, अर्थात कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद नेट परीक्षा के सिलेबस में जो हैं वह रचनाएं भी हम उस पर पढ़ रहे हैं, जैसे स्कंदगुप्त है, आषाढ़ का एक दिन है, तमस है, महाभोज है। ये सारी रचनाएं जो आपके भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उनके सिलेबस में जो गद्य रचनाएं लगी हुई हैं उनको पूरा करेंगे। और उसके बाद जो हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाएं हैं उनको भी हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार आग्रह कर रही हूँ कि आप हिंदी बुकशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आरपीएससी के सिलेबस में जितनी भी कहानियाँ, निबंध, नाटक, उपन्यास लगे हुए हैं वह सब आपको हिंदी बुकशाला पर उपलब्ध हैं। आप YouTube पे सर्च करेंगे हिंदी बुकशाला तो भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। 2 चैनल है, एक है बुकशाला, वो अपना नहीं है, उसे सब्सक्राइब नहीं करना है। अपने को जो चैनल सब्सक्राइब करना है वह है हिंदी बुकशाला, जो हिंदी नेटशाला का ही भाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतिबद्ध कवि, पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। आपका गोदान, आपका बंटी, यानी कि आपके उपन्यास और जितने भी निबंध लगे हुए हैं, चाहे शुक्ल के निबंध लगे हों या अन्य कवियों के निबंध लिखे हों, सबके सब मैं आपको करवा रही हूँ क्रमबद्ध रूप से। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, क्योंकि आप पहली बार हैं चैनल पे, लेकिन चैनल तो काफ़ी समय से है, इसलिए ये ऐसा संभव नहीं है कि मैं पुनः जो रचनाएं पहले पढ़ा चुकी हूँ उन्हें वापस पढ़ाऊँ। इसीलिए आप प्लेलिस्ट के माध्यम से स्वयं तैयारी कीजिएगा। ठीक है, आइए प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम प्राप्त कर लेते हैं। रीतिबद्ध कवि वे कवि जिनकी रचनाओं में लक्षण और उदाहरणों की परिपाटी देखने को मिलती है, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। उसके अंतर्गत प्रथम कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी। जैसा कि शुक्ल ने कहा भी है कि जो रीति काव्य लिखने की अखंड परंपरा है वो तो चिंतामणि त्रिपाठी से ही चली है, और इसीलिए उन्होंने इनको ही रीतिकाल का प्रथम प्रवर्तक भी माना है। समय सीमा देख लेते हैं, 1609 से 1685 और जन्म स्थान है तिकवापुर। ठीक है, इसके अलावा भूषण का भी तिकवापुर है और मतीराम का भी तिकवापुर है, और ऐसा माना जाता है कि ये आपस में भाई भाई थे। लेकिन चलिए देखते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी 1609 से 1685। तिकवापुर आश्रयदाता कौन रहे हैं इनके? शाहजी भोंसले और शाहजहां। भूषण 1613 से 1715 आश्रयदाता रहे हैं शिवाजी और राजा छत्रसाल। मतीराम 1617, जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला, ये इनके आश्रयदाता रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रीति काव्य को हम दरबारी काव्य के नाम से भी जानते हैं। अब जसवंत सिंह 1626 से 1688, मारवाड़। जसवंत सिंह मारवाड़ के प्रतापी नरेश थे। इनका जो ग्रंथ है ना भाषा भूषण अलंकार, वो बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। जसवंत सिंह का ग्रंथ है भाषा भूषण। सुखदेव मिश्र कपिला राय बरेली के रहने वाले थे, कंपिला राय बरेली के, और इनके आश्रयदाता थे भगवंत राय खाची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह और फाजल अली शाह। तोष निधि श्रृंगवेरपुर के रहने वाले थे,
कुलपति मिश्र आगरा के रहने वाले थे और इनके आश्रयदाता थे राम सिंह। देव कवि यह इटावा के रहने वाले थे। 1673 से 1767 इनका जो है जीवन काल रहा। इनके आश्रयदाता कौन थे? आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्योत सिंह, सुजान मणि और अली अकबर खां। ये देव कवि के जो है कौन रहे देव कवि के आश्रयदाता रहे। ये देव कवि वही हैं जिन्होंने छल नामक नए भाव, संचारी भाव को भी माना था। छल नामक संचारी भाव इन्होंने बताया था, नया बताया था, है ना। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, है ना। और सबसे श्रेष्ठ किसको बताया था? व्यंजना को। ऐसा है ना इनका, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, ऐसे करके जो पंक्ति है, काव्य पंक्ति जो पूछी जाती है वो देव की ही है। सैयद गुलाम नबी, इनका जीवन काल रहा 1699 से 1750। बिलगाम हरदोई के रहने वाले थे। भिकारी दास, अच्छा रसलीन हरदोई के रहने वाले थे। अच्छा, सैयद गुलाम नबी का नाम ही रसलीन है, ठीक है। और भिकारी दास ट्योंगा प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और हिंदूपति सिंह इनके आश्रयदाता थे। पद्माकर का समय है 1753 से 1833। बांदा के ये रहने वाले थे। पद्माकर के जो आश्रयदाता थे रघुराव अप्पा, महाराज जैतपुर, नौने अर्जुन सिंह, परीक्षित, अनूप गिरी, उपनाम हिम्मत बहादुर और रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। 10 आश्रयदाताओं के आश्रय में पद्माकर रहे। पूरी तरीके से दरबारी संस्कृति से ये ओतप्रोत रहे। अनूप सिंह जिनका नाम हिम्मत गिरी है, इस पर इन्होंने हिम्मत बिरदावली भी लिखी है। और इसके अलावा जगत सिंह को लेकर भी इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। पद्माकर कवि का वर्णन आप शुक्ल की पुस्तक से जरूर पढ़िएगा। इनके एक दो इससे संबंधित दोहे हैं, पद हैं, वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आप इनको रामचंद्र शुक्ल की बुक में जहाँ रीतिकाल प्रारंभ होता है उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ जैसे मैं आपको रीति काव्य पढ़ा रही हूँ तो अब आपने इसमें सरल माध्यम से पढ़ लिया, लेकिन बहुत अच्छे से ये बुक आपको समझ में आएगी यदि आपने शुक्ल को पढ़ रखा है। और शुक्ल को नहीं पढ़ रखा तो इतने सारे तथ्यों को याद करना संभव नहीं है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धस्थ रसवादी आचार्य थे, सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतिराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। भूषण क्यों चिल्ला रही हो बेटा? नहीं, आप चिल्ला क्यों रही हो? भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम जो है घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। इनके वर्णनों को कोई कवि की झूठी खुशामदी नहीं कह सकता कि भाई इनके दरबार में रहते थे इसलिए उनकी खुशामद में काव्य लिखा, यानी इनका जो वीरता का वर्णन भूषण ने लिखा है वो सच्चा है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। मतिराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। मतिराम ने अपने ग्रंथों को आश्रयदाताओं को समर्पित किया है जो निम्नांकित है। तो रीति काल में वीर काव्य यदि किसी ने लिखा है तो उसमें भूषण सर्वोपरि है। जहांगीर, जब ये दिल्ली में रहे जहांगीर के समय में, तब इन्होंने ग्रंथ लिखा फूल मंजरी। 60 दोहों में किसी एक एक फूल का वर्णन है। बिना आश्रयदाता के भाव सिंहाड़ा सेठ भोगनाथ बूंदी में रहते थे तो उनके लिए लिखा रसराज, ललित ललाम, सतसई। तो रसराज क्या है? 1663 में लिखा हुआ श्रृंगार रस निरूपक है। ललित ललाम 1664 में लिखा अलंकार निरूपण ग्रंथ है। सतसई बिहारी सतसई का अनुकरण है जो 1681 में इन्होंने लिखी। तो भूषण का जो ग्रंथ पूछा मतिराम का जो ग्रंथ पूछा जाता है वह कौन सा पूछा जाता है? रसराज और ललित ललाम। मतिराम का कौन सा ग्रंथ पूछा जाता है? रसराज और ललित ललाम।
ज्ञानचंद्र कुमायूं, उन्होंने अलंकार पंचाशिका लिखी, देख सकते हैं, ये अच्छा है। स्वरूप सिंह बुंदेला, बुंदेलखंड के, यहाँ इन्होंने वृत्त कौमुदी लिखी, जो 1701 में लिखी, छंदों का निरूपण ग्रंथ थी। वृत्त कौमुदी और अलंकार पंचाशिका, ये भी याद रखना है। अनुपलब्ध है लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार, ये इनके अनुपलब्ध ग्रंथ हैं जो उपलब्ध नहीं है। अब नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है मतीराम के, तो मतीराम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषता इनका रसराज, ललित ललाम और वृत्त कौमुदी पूछी जाती है। तो वृत्त कौमुदी क्या है? छंदों का निरूपक ग्रंथ है। अब आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, मतीराम की इसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुकरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं। इनके दो ग्रंथ बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। तो भाषा भूषण 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण करता हुआ एक ग्रंथ है। प्रबोध चंद्रोदय में संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्य अनुवाद है। इसके अलावा अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, ये वेदांत विषय का निरूपक ग्रंथ है। जो पूछा जाएगा वो विशेषता पूछा जाता है भाषा भूषण, जो इनका अलंकार ग्रंथ है, और प्रबोध चंद्रोदय जो संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्य अनुवाद है। अब अगले जो रीतिबद्ध कवि हैं वो सुखदेव मिश्र हैं। सुखदेव मिश्र के संबंध में शुक्ल ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। प्रमुख रचनाएं हैं वृत्त विचार 1671, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगारलता, आध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय। तो आध्यात्म प्रकाश थोड़ा सा देखिएगा और वृत्त विचार और छंद विचार देखिएगा, ठीक है। तोष रसवादी आचार्य हैं, इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुधा निधि 1634, नखशिख और विनय शतक। तोष कवि की जो पूछी जाती है वो सुधा निधि पूछी जाती है परीक्षाओं में, जो 1634 में लिखी गई है। कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र की कविता काल 1667 से 1686 ईस्वी माना जाता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं रस रहस्य, मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है, और द्रोण पर्व महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। युक्ति तरंगिणी अप्राप्य है 1686 में लिखा गया, और नखशिख यह भी अप्राप्य है। इसके अलावा इनका श्रृंगार सार है। तो कुलपति मिश्र का जो आपको याद रखना है ना वो रस रहस्य जो 1670 में लिखा गया, याद रखना है, ठीक है। और मम्मट का इन पर प्रभाव है। पूर्व में भी कहा है, पुनः कह देती हूँ कि संस्कृत के कवियों का ही अनुकरण बाद के हिंदी कवियों ने किया है जो आचार्य बनने की ख्वाहिश या तमन्ना रखते थे। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्त चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हुए हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। भाव विलास 1689, रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन, इनका भाव विलास पूछा जाता है। अष्टयाम भी पूछा जाता है, 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य को समर्पित। राग रत्नाकर राग रागनियों के स्वरूप वर्णन। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित। प्रेमचंद्र का उद्योत सिंह को समर्पित। जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेश की स्त्रियों का वर्णन। रस विलास देखिएगा इनका, भाव विलास रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित है। शब्द या काव्य रसायन, शब्द शक्ति रसादि का वर्णन। सुखसागर तरंग अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित सवैयों का जो है संग्रह है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद, ये पूर्व में भी अभी किया था। कुलपति मिश्र के समय भी प्रबोध चंद्रोदय हमने पढ़ा था। और यह है देव शतक आध्यात्म संबंधी ग्रंथ, और सुजान विनोद और प्रेम तरंग।
प्रेम तरंग को देखिएगा, सुजान विनोद को देखिएगा, देव शतक देखिएगा, सुख सागर तरंग देखिएगा और देव माया प्रपंच देखिएगा। सभी देखने हैं। मूलतः याद रखना है भाव विलास और रस विलास, जाति विलास, इनको नहीं भूल जाना है। बाकी सबको आपको याद थोड़ा थोड़ा देखना है। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की अन्य कृतियां भी बताई हैं, जो कौन सी हैं? वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख प्रेम दर्शन। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो व्यंजना को सबसे कम बताया और अभिधा को सर्वश्रेष्ठ बताया है शब्द शक्ति। और इसमें ये जो इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां कौन से में लिखी हुई हैं? इनके काव्य रसायन ग्रंथ में लिखी हुई हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मूल नाम, तो ये देव के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख जो कृतियां हैं वो है अंग दर्पण, अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन इन्होंने 1737 में किया। 1741 में रस प्रबोध लिखा, जिसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। आपको रसलीन का अंग दर्पण याद रखना है। इनकी एक प्रसिद्ध सी पंक्ति है, या तो आगे आ जाएगी या अभी मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो दिमाग में वो चीज़ आती रहती है, लेकिन जबान पर नहीं आती। कई बार होता है ना, पूर्व में भी हुआ था। अभी उस दिन गोकुलनाथ, जब मैं विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य के पौत्र को याद कर रही थी, तो गोकुलनाथ की है 84 वैष्णव की वार्ता, है ना, 252 वैष्णव की वार्ता, लेकिन उस समय याद नहीं आ रही थी। याद तो आ रही थी पर पता नहीं क्यों बोलने पे नहीं आ पा रही थी। वैसे ही रसलीन की पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही थी, बट अब याद आ गई है। ठीक है, तो रसलीन की पंक्ति आप देख लीजिएगा, पूछी जाती है, साथ के साथ बता देती हूँ। अमीय हलाहल रस भरे, श्वेत श्याम रत्नार, झुकत परत गिर गिर, झुकत पियत गिर गिर पड़त, जो देखत एक बार, इस तरीके की है ना। ऊपर की जो पूछी जाती है वो यही है, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार। ये नायिका के नयनों के विषय में लिखा है, अंग दर्पण में लिखा है ना। अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा का चमत्कारपूर्ण वर्णन है, इसलिए मैंने आपको बता दी। इस पंक्ति से वो तो याद आ गया कि ऐसी एक पंक्ति है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ जवान पर नहीं आते हुए भी नहीं आती है ना। कई बार पेपर में भी होता है ना कि आंसर आते हुए भी क्लिक नहीं होता एक बार में, बस वही स्थिति है। आगे बढ़ते हैं भिखारीदास पर। भिखारीदास का रचना काल 1728 से 1750 ईस्वी तक माना गया है। भिखारीदास की प्रमुख ग्रंथ हैं नामकोश 1738, कोश ग्रंथ है रस सारांश 1742, रस के भेदों का वर्णन है। छंदार्ण पिंगल 1742, छंदों का विस्तृत वर्णन है। काव्य निर्णय 1746, काव्य के भेदों का वर्णन है। श्रृंगार निर्णय 1750, नायिका नायक भेद वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण का दोहा चौपाई में अनुवाद। शतरंज शंतिका, शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन। अमरकोश, संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद। जो आपको याद रखना है, आपको जो याद रखना है वो याद रखना है छंदार्ण पिंगल और काव्य निर्णय, इनका प्रमुख जो कहते हैं ना अलंकार, वो काव्य संबंधित ग्रंथ है। श्रृंगार निर्णय भी पूछा, पर काव्य निर्णय ज्यादा ही आप याद रखिएगा। छंदार्ण पिंगल याद रखिएगा और रस सारांश याद रखिएगा। 3 बहुत ज्यादा याद रखने, बाकी सब देख लेने हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। अब भिखारीदास का पढ़ लिया, अब पद्माकर का पढ़ते हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने आपको बताई थी। हिम्मत बहादुर विरुदावली, 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया है। प्रबंध काव्य है। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, पूछा जाता है। जगत विनोद
6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का वर्णन है। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण है। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है। प्रताप सिंह बिरदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है। कली 25 राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद अलीजा प्रकाश महाराज ग्वालियर के नाम पर लिखा गया है। याद रखना है आपको जगत विनोद प्रबोध 25 गंगा लहरी तो जगन्नाथ दास की है, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। गंगा लहरी उसी का अनुवाद किया है। और प्रताप सिंह बिरदावली हिम्मत सिंह बिरदावली आश्रयदाताओं पर लिखी है। राम रसायन ये सब देख लीजिएगा, याद रखिएगा। पद्माभरण जगत विनोद और प्रबोध 50। ठीक। पद्माकर भट्ट ने होली फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। होली फाग और त्योहारों का वर्णन, कोई पंक्ति याद आ रही है क्या आपको? भाई मैंने पुराने पेपर में आपको इतनी बार कराई है, पंक्ति याद आ रही है क्या? ऐसी कोई पंक्ति जो कृष्ण के होली से है? नैन नचाए कहिए मुस्काए लला फिरइयो खेलन होरी। याद आई पंक्ति? पुराने पेपर में जरूर पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो या नेट दे रहे हो, पंक्ति जरूर पढ़ी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। त्योहारों का इनका वर्णन पूरी तल्लीनता से किया। याद आया आपको? नैन नचाए, एक कोने में उनको बुला कर ले गई कृष्ण को और उसके दोनों गालों पर खूब रंग लगा दिया और फिर नैनों को नचा के उससे क्या कह रही हैं गांव की गोरियां? नैन नचाए कहिए मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। ठीक है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार्य जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतिराम का ललित ललाम और अलंकार पंचाशी का भूषण का शिवराज भूषण, श्रीधर कवि का भाषा भूषण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ का रसिक मोहन, गोविंद कवि का कर्णाभरण, दुल्हे का कवि कुल कंठाभरण, ऋषिनाथ का अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह का अलंकार दर्पण, पद्माकर का पद्माभरण, गिरिधर दास का भारती भूषण। प्रमुख जो, वैसे सारे ही आपको पढ़ने, प्रमुख जो देखना है वो पद्माभरण, उसके बाद कविकुल कंठाभरण दूल्हे का, इसके बाद रघुनाथ का रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, और इनका भाषा भूषण देखना है जसवंत सिंह का, ये याद रखना है। भूषण का शिवराज भूषण याद, श्रीधर कवि का भाषा भूषण। तो श्रीधर कवि का भाषा भूषण नहीं पूछा जाता, भाषा भूषण जसवंत सिंह का पूछा जाता। तो इनमें से ये प्रमुख है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 मिनट का आपका वीडियो होगा। अब रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ, इसको कल की कक्षा में देखेंगे क्योंकि फिर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है। 30 मिनट का वीडियो भी काफ़ी है यदि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि आप पहली बार ये देख रहे हैं तो पीछे की कक्षाओं को देखिए। और यदि आप नियमित रूप से इस पुस्तक को, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जब ये वीडियो पढ़ रहे हैं तो पूर्व की कक्षाएँ धीरे धीरे भूल रहे हैं, तो रिविज़न जरूर करें। इस बुक से आपकी शुक्ल की बुक का भी रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ हिंदी साहित्य का एक व्यापक संपूर्ण रिवीजन आप इस बुक के माध्यम से कर पाएंगे। तो पूर्व की कक्षाएं भूलें, उससे पहले उनको रिवाइज करते रहिए, वरना मेरे साथ पूरी किताब आप पढ़ लेंगे और जब अंत में पहुंचेंगे तो प्रारंभ का भूल जाएंगे, और जब पेपर दे के आओगे तो इस बुक में से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आपसे कल मिलती हूँ, तब तक आप अपने मित्रों तक इनको शेयर कर दें। जल्दी ही हम आधुनिक काल पर पहुंच जाएंगे और नेट परीक्षा से पूर्व मैं आपका हिंदी साहित्य का इतिहास इस पुस्तक के माध्यम से पूरा करवा दूंगी। ठीक है। तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।